लोग इंडोल ब्यूटारिक एसिड डाल रहे हैं जो कि नेचुरल ऑक्सीजन है, ये लोग अचानक से इतना हाई ग्रोथ क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज देयर वाज अनदर केमिकल सब्सटेंस व्हिच वाज प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड दैट केमिकल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वाज कॉल्ड एज काइनेटिन. ओके, सो that's how cytokinins were discovered by F. Skoog and his co-workers, and they studied what tobacco, internodal part of tobacco stem. Okay, और उसके बाद उन्होंने कहाँ देखा था? जब इंडोल एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड को डाला था, विच आर बोथ ऑक्सिन ओनली. उसके बाद ही उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट या कंक्लूजन दिया था कि देयर इज सम काइंड ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस काइनेटिन जो कि अपना एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स. अब आता है डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड कैसे हुआ. With the progression in the research on the plant growth regulators, 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kind of inhibitors. During mid-1960s, inhibitor B abscission second and dormant. कौन सा? एक तो LC, फिर inhibitor B abscission second and dormant. Later 3 were proved to be chemically identical in nature, and the compounds which can be converted into oxygen were called as abscisic acid. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, साइंटिस्ट का नाम तो नहीं दिया है, बट इन्होंने कैसे डिस्कवरी की थी? जब ये पूरा ग्रोथ प्रमोटर्स रेगुलेटर्स की स्टडी और अच्छे से हो गई, तो उन्होंने उसमें क्या देखा, 1960 के अराउंड उन्होंने पूरा 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एब्सिसिक एसिड के केमिकल्स को रिलीज किया, एक्सट्रैक्ट किया इसे या स्टडी किया. ठीक है, तो उनमें से कौन कौन सा था? इनहिबिटर बी था, एब्सिसिन सेकंड था और डॉर्मिन था. लेकिन बाद में जब और केमिकल स्टडी हुई और अच्छे से पता चला, तो ये देखा गया कि तीनों का क्या है, नेचर सेम है, तीनों एक ही कंपाउंड है, केमिकली सेम है. सो ओनली वन, तीनों का नाम एक मिला के क्या दे दिया गया, एब्सिसिक एसिड. ठीक, अब आता है क्या, इथाइलिन. इथाइलिन क्या है, ओनली गैसियस एलिमेंट है. ये एक लौता क्या है, गैसियस फॉर्म में है ग्रोथ प्रमोटर्स में, ग्रोथ रेगुलेटर्स, नॉट प्रमोटर, ओनली PGR that is in gaseous form. That is in gaseous form. ठीक, तो कौन कौन से थे कजिन्स? इनका नाम ही कजिन है. इन्होंने कंफर्म किया था रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस that enhances the ripening of stored unripe bananas. This volatile auxin performs several functions. These are as follows. Substance was later identified to be gaseous plant regulator called ethylene. अब देखो इसमें ये वाला लाइन तो कौन का है, ये वाला follows वाला एक्स्ट्रा आ गया होगा कहीं से. This line is not useful. So इथाइलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? उन्होंने जो ये साइंटिस्ट थे कजिन, he kept some oranges and bananas together in a particular area. तो आफ्टर सम डेज क्या हुआ, वो ऑरेंजेस ज्यादा राइपेंड थे, उसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो केला था वो भी और ज्यादा पक गया. तब उन्होंने इन दोनों चीज के ऊपर केमिकल स्टडी किया, एंड देन ही कंक्लूडेड दैट देयर इज सम काइंड ऑफ volatile substances which are in gaseous form. Of course इथाइलिन gaseous form में था. तभी उन्होंने कहा कि ये ऑरेंजेस में कुछ volatile substances है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका बनाना भी जो साथ में कच्चा था या कम पका हुआ था, वो भी क्या हुआ, पक गया. So that's how ethylene was discovered. Okay, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हर एक लाइक ऑक्सिन या साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड, इन सबका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है एक पर्टिकुलर प्लांट पे, वो लोग क्या क्या करते हैं. ठीक, लाइक कि ऑक्सिन का क्या काम है एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए, साइटोकाइनिन का क्या काम है. ठीक, एंड हाउ दे आर अप्लाइड, what are their applications, how they are applied for the beneficial of humankind, that also we are going to see. So first one is ऑक्सिन. ऑक्सिन का देखो पहले किससे रिलीज हुआ है, सॉरी नाम कैसे लगाया गया है, ग्रीक वर्ड से. ग्रीक वर्ड क्या है, ऑक्सीन. ऑक्सीन का मतलब क्या है, ग्रो करना. तो ऑक्सीन हैज बीन डिराइव्ड, द नेम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑक्सीन which means to grow, and it was initially isolated from the urine of human, but later on their presence was also found in the plant and was proved to be the first PGR ever known. पहले कहाँ से इनको रिलीज किया जाता था, यूरिन ऑफ ह्यूमन, क्योंकि ऑक्सिन्स जो है वो यूरिन ऑफ ह्यूमन में भी पाए जाते हैं, बट बहुत ही कम अमाउंट में थे. जब उनका प्रेजेंस प्लांट में ज्यादा अमाउंट में दिखा, तो ये प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं. Was proved to be the first हो गया. The real plant auxin is chemically known as indole 3-acetic acid, IAA. ये रियल प्लांट ऑक्सिन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, indole 3-acetic acid. Basically two natural auxins are there, indole 3-acetic acid and indole butyric acid. तो एक तो ये हमेशा याद रखना, indole acetic acid IAA is the most famous natural auxin all over the world. Okay. The term is also applied to other natural and synthetic compounds having various growth regulating properties, and
Production of auxin generally takes place in the region of growing apices of the stem and roots, from where they migrate to the site of their action. Auxin can move only through cell by cell diffusion, that is, they cannot move through vascular tissues. अब क्या बोल रहा है कि जैसे ये मान लो टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऐसे झुक गया था, तो हर एक तो इनका टुकड़ा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब आगे के ऊपर था, धीरे धीरे जिस एरिया में लाइट नहीं पड़ती वो लोग अपना सारा यहाँ कंटिन्यू करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं अपना ऑक्सीजन का एलिमेंट, ठीक। ये केमिकल धीरे धीरे one cell to other cell, it moves with the help of diffusion of the cell, diffusion in between the cell. So that's how all the shoot apexes or root apexes transfer their auxin to the whole parts of the plant. Okay, then type कौन कौन से हैं? Natural auxin and synthetic auxin. Natural में indole acetic acid, indole butyric acid, two are there, and synthetic वाले में क्या है? naphthalene acetic acid and 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। 2,4-D भी आ चुका है और नैप्थेलिन एसिटिक एसिड भी आ चुका है, दोनों ही सिंथेसाइज होते हैं। एंड ऑल दीज टाइप ऑफ ऑक्सीन आर एक्सटेंसिवली बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस। फंक्शन क्या क्या है? देखो फंक्शन ये जो जो परफॉर्म करेंगे उसी के बेसिस पे इनका एप्लीकेशन भी बनेगा। तो 5 फंक्शंस मेनली हैं। एक तो एपिकल डोमिनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट एपिकल डोमिनेंस है। दूसरा होगा इनिशिएशन ऑफ रूट फॉर्मेशन, फिर सेल इलोंगेशन इन द विद रिस्पेक्ट टू साइटोकाइनेंस भी देखोगी तो क्या होगा? सेल इलोंगेशन इज कॉमन फंक्शन ऑफ ऑक्सिन एज वेल एज साइटोकाइनिन। If both are present in a particular plant, the cell elongation या growth of the cell will happen faster. Okay. So apical dominance is the most important one. Presence of auxin in higher concentration in shoot apex promote apical dominance. Apical dominance मतलब कि जो बड वगैरह हैं उनसे जल्दी ग्रोथ होगा और ऊपर की तरफ वहां से जो भी ग्रोथ एरिया हो रहा है ये ग्रोथ एरिया से नीचे की तरफ बाकी सारा चीज मटेरियल और पार्ट्स ऑफ द प्लांट इट विल गो। ओके, एंड आफ्टर दैट एपिकल डोमिनेंस के बाद क्या है? इनिशिएशन ऑफ रूट। इनिशिएशन ऑफ रूट का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जितने भी स्टेम है, स्टेम तो ऊपर हमेशा लाइट के प्रेजेंस में रहते हैं बट रूट तो नहीं रहते हैं, तो इसमें भी क्या है? इनिशिएशन ऑफ रूट मतलब क्या कि जो वहाँ शूट से जो भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है वहां से जो बायो सेल टू सेल डिफ्यूजन पहुंचाने का काम जब ऑक्सीजन रूट्स में भी आएगा तो रूट्स का डेवलपमेंट या रूट्स की इलॉन्गेशन के लिए भी ऑक्सीजन का काम है। ठीक, नेक्स्ट वन आता है क्या? इनहिबिशन ऑफ एब्सिसन। अब देखो ये एब्सिसिक एसिड के ऑपोजिट काम करेगा, ऐसे याद रख लो कि ये ऑक्सीजन जो है ये साइटोकाइनिन के डायरेक्टली काम करेगा। साइटोकाइनिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए लिख रहे हैं कि साथ साथ में काम करेगा, लेकिन ऑक्सीजन इज ऑपोजिट ऑफ किसका? एब्सिसिक एसिड ABA। तो जो ये काम करेगा उसका उल्टा ये करेगा, और ऑक्सीजन क्या है? साइटोकाइनिन के लिए जो ये करेगा वो भी ये भी करेगा। ठीक, तो नेक्स्ट वन क्या है? इनहिबिशन ऑफ एब्सिसन, यानी कि जो यंगर फ्लावर्स रहते हैं या यंगर प्लांट्स रहते हैं उनका लीफ या फ्लावर या बड बहुत ही यंग स्टेज में जो झड़ना शुरू हो जाता है प्लांट्स में उसको रोकता है। कौन रोकता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन inhibit the early fall out of the leaves or the buds or flower of the plant. Okay, natural auxin delay abscission of young fruits and the leaves and also used to control pre-harvest fruit drop, यानी कि अर्ली फ्रूट ड्रॉप होना या अर्ली लीव्स का ड्रॉप होना या अर्ली फ्लावर का ड्रॉप होना, ये कौन रोकता है? ऑक्सीजन का काम है। ठीक, सेल इलोंगेशन, ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द इलोंगेशन ऑफ सेल्स ऑफ शूट। शूट के सेल्स को बढ़ाएगा, किस लिए बढ़ाएगा? तो लेंथ बढ़ जाएगा। देखो मान लो ये इतना ही है और यहाँ पे सेल्स का इलोंगेशन जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? इतना बढ़ जाएगा। तो सेल्स के इलोंगेशन के लिए भी कौन हेल्पफुल है? ऑक्सीजन एज वेल एज साइटोकाइनिन। प्रमोट्स फ्लावरिंग, सिंस देखो ये जब सेल इलोंगेशन कर रहा है इट इज रिलीजिंग एपिकल डोमिनेंस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एपिकल डोमिनेंस में क्या है? टिप पे बर्ड्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो सिंपली क्या है? ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है ऑन द बर्ड और ऑन द टिप ऑफ द शूट और रूट ऑल्सो, सो दे हेल्प इन व्हाट? फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सो बहुत से जो फेमस एग्जांपल्स हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हेल्प इन प्रमोटिंग फ्लावर्स, कौन कौन से हैं? लीची एंड पाइनएप्पल। ओके, पार्थिनोकार्पी auxins are sprayed onto the unpollinated pistil and make them develop into parthenocarpic fruits which carry a better market value. ये वाला फंक्शन मत देखो बिकॉज पार्थिनोकार्पिक ऑक्सीन ये केमिकली बनाया जाता है आउटसाइड द प्लांट बॉडी एंड देन दे आर स्प्रेड इनटू द प्लांट where the young plant is just going into the reproduction process. Unpollinated pistils पे ये सब स्प्रे किया जाता है so that
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैन डेवलप, यानी कि डायरेक्ट ही फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन होना, या जो बीच में ओव्यूल्स ओवरी या फ्रूट का जो बनना वाला प्रोसेस था वो काट देते हैं और डायरेक्टली क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के थ्रू ही पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्या है, बाहरी काम है, अभी ये डायरेक्ट प्लांट के अंदर नहीं हो रहा है, इट इज डन बाय आउटसाइड एनवायरनमेंट। ओके, देन मेटाबॉलिज्म में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन कैन इनहैंस द मेटाबॉलिज्म एंड ड्यू टू मेटाबॉलिज्म इनहैंसमेंट दे प्रमोट द ग्रोथ। सेम वही चीज कह रहा है कि जब मेटाबॉलिज्म अगर किसी भी सेल का बढ़ जाएगा, इलॉन्गेशन करना या कोई काम करना, तो उसके डायरेक्टली क्या होता है, इट विल बेनिफिट व्हाट, इट विल बेनिफिट इन द ग्रोथ ऑफ द plant only. So that is why increase in the metabolism due to the presence of auxin also increase the plant growth. ओवरऑल सबसे मेन फंक्शन एपिकल डोमिनेंस का है, दूसरा मेन फंक्शन है इनहिबिशन ऑफ एक्सिशन और तीसरा मेन फंक्शन है सेल इलॉन्गेशन। ये तीन मेन फंक्शन है। चौथा अगर फंक्शन याद करना होगा, प्रमोट्स द फ्लावरिंग। ओके, ये चार फंक्शन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। अब इन्हीं फंक्शन के बेसिस पे देखो इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक, एप्लीकेशंस में क्या हो जाएगा, इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, वीड्स को हटाने के लिए जो वीडिसाइड और हेर्बिसाइड यूज होते हैं उसमें सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज होता है, स्पेशली 2,4-D। एप्लीकेशन ऑफ 2,4-D देखो यहाँ पे है ना, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये 2,4-D मेनली वीडिसाइड है एक तरह से, और जो कि मेनली वीड्स वगैरह को किल करने के लिए काम आता है। ठीक, अब आता है क्या, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, बिसाइड सेल इलॉन्गेशन ऑक्सिन में आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ये साइटोकाइनेंस जब एक्ट करते हैं ना, तो साइटोकाइनेंस के अलोंग विद साइटोकाइनेस ऑक्सिन आल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन। कंट्रोल्स जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन अभी हमने इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सीन कैसे डिफरेंशिएशन होता है कि when the division of the meristematic tissue stops, so ऑक्सिन और जो जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंशिएशन करने में कौन मदद करता है, ऑक्सिन करते हैं, क्योंकि ऑक्सिन के पास क्या ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेल्स को या ग्रुप ऑफ सेल्स को मैच्योर होने में हेल्प करते हैं। जब वो सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो दे स्टॉप्स डिवीजन। ओके, सो सेल डिफरेंशिएशन में भी काम आते हैं ये जो तीनों फंक्शन हैं। दीज आर डन बाय आउटसाइड एनवायरनमेंट। आउटसाइड एनवायरनमेंट मतलब क्या, डन बाय द मैन। ओके, आउटसाइड एनवायरनमेंट ऑन द प्लांट। ये सारा एप्लीकेशंस हैं। तो जब ऑक्सीजन को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर प्लांट से, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, केमिकली डिफरेंट चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसका उसी प्लांट या पर्टिकुलर प्लांट पे उसका स्प्रे के फॉर्म में या वाटर के साथ मिक्स करके उसको यूज करते हैं उसी प्लांट के बेनिफिट के लिए। ठीक, तो ये हो गया अबाउट ऑक्सिन। नाउ वी विल कम अबाउट जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या है, these are another group of plant hormone या plant growth regulators. They are known to be weakly acidic growth hormone. देखो yesterday I told you about there are more than 100 different gibberellins reported from widely different organisms like fungi and higher plant. अब इसमें से सबसे important है, all of them known to be acidic in nature, GA3। यहाँ पे लिखा नहीं है but GA3 is the most important gibberellic acid. यहाँ पे GA1, GA2 and so on, GA1, GA2, GA3 and so on, और यहाँ पे GA3 is the most important gibberellic acid है जो कि फर्स्टली डिस्कवर्ड हुआ था। एंड उसके बाद क्या है, फंक्शन है जिब्रेलिन का। सो जस्ट वेट अ मिनट, ओके, यस। सो जिब्रेलिन का फंक्शन क्या है, दे आल्सो शो वेरियस इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। कौन कौन से, इसका ये याद रख लो, इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड्स, यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स दोनों लिख सकते हो, ठीक है, इलॉन्गेशन ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स बोथ, इट परफॉर्म द बोथ फंक्शंस। देन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन कौन सा है, बॉल्टिंग में, लेकिन ये वाला इलॉन्गेशन ऑफ जेनेटिकली डार्क प्लांट, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। जेनेटिकली कोई प्लांट अगर डॉर्फ है, उस पे हम लोग क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं, तो दैट प्लांट इज एबल टू ग्रो नॉर्मली एज अ अदर प्लांट। ओके, और इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ठीक, elongation of nodes and internodes is a function but not as important as genetically dwarf and breaking of dormancy. So it helps in elongation of internodes so as to increase the height of the plant. जब भी nodes और internodes बढ़ते हैं, because like this, ऐसे अगर स्टेम है तो ये nodes और internodes जब भी बढ़ेगा, अगर मान लो ऐसे एक बढ़ा तो प्लांट का हाइट ही बढ़ रहा है सिंपली। सो nodes और internodes के elongation में क्या अल्टीमेटली अचीव होता है, प्लांट का हाइट इंक्रीज होता है। They cause an increase in length of axis and also used in increasing the length of grapes stalk है। ठीक है, जो अंगूर के स्टॉक्स होते हैं, ये पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, बट नॉट ओनली द ग्रेप्स स्टॉक,
एज अ होल प्लांट की लेंथ में इंक्रीज करने में जिब्रेलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। ओके, देन इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट, अगर कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है या वो जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट है, देन दिस जिब्रेलिक एसिड इज वेरी यूजफुल, स्पेशली इन द पी प्लांट। पी प्लांट के लिए अगर जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि उसमें study when we will study the genetics chapter, then also we will see कि some plants are formed tall, some plants are formed dwarf, वो हम लोग tall dwarf में क्रॉस भी कराते हैं। सो वो मेंडल्स का जो ये सब एक्सपेरिमेंट था उन्होंने डॉर्फ प्लांट पे भी किया, टॉल प्लांट पे। तो जो पी का प्लांट है अगर वो जेनेटिकली डॉर्फ है और अगर हम लोग उस पर जिब्रेलिक एसिड डालेंगे तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली नॉर्मल टॉल प्लांट की तरह ग्रो करना शुरू करेगा। ठीक, तो plant, it has been seen that gibberellic acid are administered to a dwarf plant promotes flowering, presence of auxin helping plant, also help in overcoming the dwarfism। देखो ये काट दो, फिफ्थ पॉइंट प्रेजेंस में फ्लावरिंग, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन हेल्पिंग प्लांट, यहाँ से ये ऑक्सीन का ही पार्ट आ गया है। सो डॉर्फिज्म को खत्म करने के लिए भी किसका काम है, जिब्रेलिक एसिड का। सेकंड होता है बॉल्टिंग। बॉल्टिंग में द जिब्रेलिन्स आल्सो प्रमोट बॉल्टिंग, internodal elongation just prior to their reproductive phase or flowering. If gibberellin is sprayed on the rosette plant like wheat, cabbage, as these plants show extensive internodal growth and because leaf development। देखो वही सेम चीज बताया ना, यहाँ इंटरनोड का इलोंगेशन हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंटरनोड के साथ साथ नोड का भी इलोंगेशन हो रहा है, यानी कि बॉल्टिंग। जो फ्लावरिंग वाले वेजिटेबल्स होते हैं या प्लांट होते हैं, अगर उनमें डाला जाए जिब्रेलिक एसिड एट द टाइम ऑफ देयर बिफोर द टाइम ऑफ देयर रिप्रोडक्शन, तो उसमें भी क्या होता है, बॉल्टिंग, यानी कि वो खिल के उठेंगे और ज्यादा चौड़े या मोटे ताजे होंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉल्टिंग। ये भी कौन प्रमोट करता है, जिब्रेलिक एसिड। नाउ ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी, इट आल्सो हेल्प इन ओवरकमिंग नेचुरल डॉर्मेंसी इन बर्ड्स, ट्यूबर्स, सीड एक्सेट्रा एंड हेल्प्स देम टू ग्रो। सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, इन जनरल जब भी कोई सीड, यूजुअली डॉर्मेंट स्टेज क्या होता है, कि कोई भी पर्टिकुलर चीज अपने उसी स्टेज में रहे, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम ना करे, वैसे जैसा पड़ा है वो वैसा ही पड़ा रहे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी क्या है, इट विल बी इन द ओन स्टेज, जैसा कि जैसा वो सीड था वैसा ही रहेगा, इट विल नॉट जर्मिनेट एंड इट विल stay in the soil for a particular period of time या for a very long period of time and it will not grow। तो उसको सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए भी हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का। और सीड डॉर्मेंसी कॉज किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से। जब ज्यादा एब्सिसिक एसिड किसी सीड में रिलीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, सीड की डॉर्मेंसी हो जाती है। और सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए फिर क्या काम करते हैं हम लोग, जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक, तो अभी ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी के लिए भी कौन यूजफुल है, जिब्रेलिक एसिड। नाउ व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी, सीड इज said to be in the dormant state when it remains dry and non-germinating even if all the conditions for germination are available। ठीक है, thus by breaking seed dormancy we simply mean to make the seeds to germinate, यानी कि जो सीड नॉर्मली बैठा हुआ था अगर जिब्रेलिक एसिड डाल दिया जाए उस पर्टिकुलर सॉइल में जहां पे सीड डाला गया है तो क्या हो जाएगा, दैट पर्टिकुलर सीड डॉर्मेंसी विल ब्रेक एंड प्लांट विल स्टार्ट टू ग्रो। ठीक, और ये सीड डॉर्मेंसी अगेन एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। अभी देखेंगे flowering, this can also be used in a long day plant by action of gibberellins। फ्लावर में अगर जल्दी फ्लावरिंग कराना है तो भी किसका यूज हो जाएगा, ये जिब्रेलिन आर यूजफुल फॉर दैट आल्सो। अब इन सारे फंक्शन पे बेसिस पे इनका एप्लीकेशन क्या क्या है, जिब्रेलिन अपार्ट फ्रॉम शोइंग वेरियड साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैव आल्सो न्यूमरस एप्लीकेशंस। कौन कौन से, डिलेज सेनेसेंस, सेनेसेंस यानी कि अर्ली राइपनिंग ऑफ द फ्रूट या अर्ली मैच्योरेशन ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कोई भी प्लांट हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे सीड का फॉर्मेशन हो, अगर कोई चीज अपने टाइम से पहले ही जा रहा है तो उसको कौन रोकता है, जिब्रेलिन्स रोकते हैं। ये क्या है, एप्लीकेशन है, ये बाहर से काम किया जाता है। ठीक है, ये प्लांट के अंदर का काम नहीं है। Gibberellins can delay the ripening of fruits such as citrus fruits, apples, etc. This can also be used for safe and prolonged storage of the fruits। देखो, जब किसी भी फ्रूट को हम लोग को ज्यादा देर तक ताजा रखना होता है या ज्यादा उसको दिन तक टिकाने के लिए यूज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एब्सिसिक एसिड का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके मैच्योरेशन को रोक देता है वो। देन माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग प्रोसेस यानी कि जो ब्रीविंग इंडस्ट्री होती है उसमें यूज होता है। माल्टिंग मतलब कि किसी भी इंडस्ट्री में जिब्रेलिक एसिड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री में इसको काम कर सकते हैं। जो ये फंगस वगैरह है क्योंकि हम लोग ब्रीविंग इंडस्ट्री में फंगस का भी यूज करते हैं, तो मेनली माल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जिब्रेलिक एसिड्स आर यूज
टू इंक्रीज द माल्टिंग प्रोसेस, ओके, जल्दी वो हो जाता है काम उसका माल्टिंग का. देन शुगर यील्ड एज कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर इन द स्टेम्स ऑफ शुगर केन. Thus, if the crop of sugar cane is sprayed with gibberellin, it results in increased internodal length of the stem. This all of them are known to be acidic in nature and thus they enhances the increase in yield of sugar as much as 20 tons per acre. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और ये बहुत ज्यादा यूज में आता है. जब हमें पता चला कि गिबरेलिन का काम क्या है, इलॉन्गेशन ऑफ द नोड्स एंड इंटरनोड्स, तो जो शुगर केन है उसी से तो चीनी बनता है और उसका जब नोड्स और इंटरनोड्स ही तो हम लोग खाते हैं, शुगर का नोड्स और इंटरनोड्स ही खाते हैं शुगर केन का. तो जब नोड्स और इंटरनोड्स ही उसका इलॉन्गेशन में मदद कर रहा है, तो बाय द इलॉन्गेशन ऑफ दैट नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या हो जाता है, पूरी पूरी शुगर केन प्लांट की ग्रोथ जो है या ग्रोथ एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. जिसकी वजह से क्या होता है, जो यील्ड निकलता है, जैसे कि मान लो अगर वो 4 किलो का यील्ड निकलना था तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ के 8 किलो का यील्ड निकलेगा. अब जिससे जितना 4 किलो वाले से मान लो 2 किलो चीनी बनना था तो 8 किलो वाले से 4 किलो चीनी बनेगा. तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा शुगर केन का यील्ड बढ़ जाता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो अदर मटेरियल है विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द शुगर केन उसका भी अमाउंट बढ़ जाता है. और ये सब क्या है, बाहर की तरफ से किया जाता है. अगेन जब शुगर केन का प्लांट ग्रो कराया जाता है तो इन दैट प्रोसेस ओनली जिब्रेलिक एसिड्स के स्प्रे को मारा जाता है इन द होल फील्ड ऑफ शुगर केन सो दैट दे कैन elongate better and they can grow in a longer and larger plant. Okay. Then early seed productions like cycas and pinus, when sprayed on juvenile conifers, hastens the maturity period of them, leading to early seed production. अब देखो दोनों काम कर रहा है, डिले सेनेसेंस में भी काम आ रहा है, यानी कि मैच्योरेशन जल्दी ना हो उसमें भी रोकने के लिए काम आ रहा है. लेकिन देखो जब कुछ कुछ प्लांट या कॉनिफर्स वाले प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जल्दी उन लोग को ग्रो कराना रहता है, तो उसके लिए क्या होता है, तब भी जिब्रेलिन्स का यूज होता है. ठीक, आते हैं हम लोग किस पे, साइटोकाइनिन्स पे. व्हाट आर दी साइटोकाइनिन्स? दे आर आल्सो ग्रोथ प्रमोटर्स एंड दे आर बेसिक इन नेचर. देखो जिब्रेलिन्स क्या था, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर था. साइटोकाइनिन क्या है, बेसिक इन नेचर है. They have specific effects on cytokinin यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही कराता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वाला. डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन ऑफ प्यूरिन. ठीक है. लेथोमेटल while searching for a substance with cytokinin-like activity isolated zeatin from a corn kernel and shelf life of flower and okay, ये इतना काम का नहीं है, लेकिन इतने देख लो कि ये जो zeatin is also a kind of a chemical compound which promotes the cell division. Zeatin itself is a compound of cytokinin. cytokinin के अंदर ही क्या है, zeatin एक तरह का केमिकल ही है जो कि क्या है, सेल डिवीजन के प्रमोटर, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है. ठीक है. तो ये कौन डिस्कवर किया था, लेथोमेटल ने डिस्कवर किया था. साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी को ढूंढने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में. ठीक है. तो उन्होंने क्या लिया था, कॉर्न कर्नल्स लिया था यानी कि भुट्टे के दाने को लिया था, और शेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर्स एंड कट द शूट कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय डिपिंग द कोकोनट मिल्क. यानी कि जो कोकोनट है उसका जो पानी था उसको भी लिया था, कॉर्न कर्नल्स को भी लिया था, और उन सब चीजों को स्टडी करके उन्होंने क्या हुआ था, नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन्स और सिंथेटिक कंपाउंड्स को मिला के देखा कि सेल डिवीजन बढ़ रहा है, यानी कि ओवरऑल सेल डिवीजन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है. और इसी वजह से इन्होंने क्या दिया, कहा कि ये जिएटिन क्या है, एक तरह से वही सेम चीज साइटोकाइनिन ही है. ठीक. अब रीजन ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन्स कहाँ है, दी नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर नोन टू बी सिंथेसाइज्ड इन द रीजन जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है. कहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जल्दी रहती है. मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहाँ जल्दी रहती है, रूट एपेक्स या शूट एपेक्स पे, या फिर डेवलपिंग बर्ड्स, यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा. देखो रूट एपेक्स या शूट एपेक्स. आउट ऑफ दीज रूट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन्स फ्रॉम वेयर दे मूव अपवर्ड थ्रू द जाइलम. अब नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन कौन कौन से, कोकोनट मिल्क है और जिएटिन भी नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन है. ये एक वही चीज है, केमिकल कंपाउंड है जो कि साइटोकाइनिन में ही आता है. Coconut milk factor. The liquid endosperm of coconut is known as coconut milk. This contains some factors that show kinetin-like activity and enhance, stimulate the growth in many plant tissues in vitro. क्या देखा गया है कि जो नारियल का पानी होता है बेसिकली, अगर उसको टिश्यू कल्चर में किसी भी प्लांट के ऊपर डाला जाए तो क्या होता है, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन द रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन्स इन दोस प्लांट. एंड वहां पे टिश्यू कल्चर में भी देखा गया है कि वो उनके सेल डिवीजन में अल्टीमेटली मदद कर रहा है. All these factors are collectively called as coconut milk factor. Then zeatin is also a naturally occurring cytokinin. It is also isolated from maize grain. It is remarkably known to be more active than any other cytokinin.
ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव साइटोकाइनिन अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में, देन जियाटिन इज द मोस्ट एक्टिव साइटोकाइनिन। ठीक, और जो कोकोनट मिल्क फैक्टर में हम लोग बोल रहे हैं, तो वो व्हाट इज दैट, द एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट, यानी कि जो नारियल का पानी है, दैट इज ऑल्सो अ साइटोकाइनिन, दैट विल ऑल्सो हेल्प द प्लांट और द प्लांट पार्ट्स इन द एक्टिव सेल डिवीजन। ओके, फंक्शन क्या क्या करता है, सबसे पहले तो सेल डिवीजन का ही फंक्शन करेगा, क्योंकि इतनी बार सेल डिवीजन का नाम आया है, तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे, सेल डिवाइड करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ काइनेटिन ऑन द प्लांट। काइनेटिन इज मींस साइटोकाइनिन, ठीक है, दैट इज टू इंड्यूस सेल डिवीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सिन। जब ऑक्सिन रहेगा तभी साइटोकाइनिन का भी काम आएगा, दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ऑक्सिन प्रेजेंट है या सिर्फ साइटोकाइनिन प्रेजेंट है, तो वो एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी मानी जाती है, लेकिन अगर दोनों एक साथ मिले तो वो एक्टिविटी अल्टीमेटली डबल्ड अप हो जाती है, और जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। रिड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस, देखो जैसे कि हमारा ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को रिड्यूस कर रहा था, ये भी कर रहा है। दे प्रमोट ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स बाय ब्रेकिंग एपिकल डोमिनेंस। देन मॉर्फोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस ऑफ प्लांट टिश्यू, सेम वही चीज बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन जैसे ऑक्सिन डिफरेंशिएशन कर रहा था, इसमें भी वही चीज है, इसमें बस मॉर्फोजेनेसिस अलग से एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया है। टिश्यू ऑर्गन्स, इट इज सीन टू बी इन कंट्रोल इफ रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन इज प्रोपोर्शनेट, यानी कि अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का जो रेशियो है वो बराबर अमाउंट में रहेगा, तो क्या होता है, पर्टिकुलर सेल का डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन इजीली हो जाता है। रेजिस्टेंस, दे आल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट टू हाई और लो टेम्परेचर एंड डिसीजेस। दिस वन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ व्हाट, साइटोकाइनिन, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ या कम हुआ तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लांट को रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करना का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। आता है डिले सेनेसेंस, सेम वे जैसे कि जिब्रेलिक एसिड सेनेसेंस को डिले कर रहा था, यानी कि मैच्योरेशन को थोड़ा सा रोक रहा था इन द प्लांट, ये भी क्या करता है, प्लांट की एजिंग को कम करता है। कैसे कम करेगा, बाय कंटिन्यूअस सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिलेइंग यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चरल फील्ड। Senescence यानी कि aging of leaves and other organs by controlling synthesis of protein and metabolization of resources or nutrients। जब ये continuous division कराएगा, continuous cell division कराएगा in particular plant, तो क्या होता है उससे, ultimately उसका क्या होता है, एज कम हो जाता है, उसकी एजिंग क्या हो जाती है, थोड़ी रुक जाती है, और तब ये senescence को प्रोवाइड करता है, सॉरी senescence को रोकता है, नॉट प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन क्या क्या है, देखो सबसे मेन एप्लीकेशन टिश्यू कल्चर में होता है साइटोकाइनिन का, बिकॉज दिस आर मेनली हेल्पफुल इन सेल डिवीजन प्रोसेस। ओके, so tissue culture, cytokinins are essential for tissue culture. Apart from cell division, they also involved in morphogenesis। morphogenesis मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लांट के कुछ सेल्स को लेना, उसको ग्रो कराना अप टू द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट दैट प्लांट कैन ग्रो इटसेल्फ, एंड इतना अमाउंट में हो जाए कि उसको हम पौधा बना के सॉइल में हम लोग डाल सकें। ठीक, देन शेल्फ लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन्स टू हार्वेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स keeps them fresh for several days and increase their shelf life। तो किसी भी फ्रूट का, जैसे हम लोग ऑक्सीजन एप्लीकेबल का अप्लाई कर रहे थे शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, किसका अप्लाई करेंगे, साइटोकाइनिन्स का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। आता है नेक्स्ट वन इज व्हाट, इथाइलिन। इथाइलिन, इट इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which is synthesized from amino acid methionine। कहाँ से आता है, अमीनो एसिड मेथियोनिन से आता है। इथाइलिन कहाँ से टेक्स प्लेस होता है, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट से भी होगा, लीफ से भी होगा, फ्लावर से भी होगा, सीड फ्रूट सबसे होगा, यानी कि हर प्लांट का पार्ट इथाइलिन को रिलीज करता है इन गैसियस फॉर्म। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इथाइलिन इज प्रमोशन ऑफ सेनेसेंस changes in the plant, thus it is synthesized by tissues in large amount that undergo senescence and also by ripening fruits। due to this property it is also known as fruit ripening hormone। देखो सबसे मेन फंक्शन हम शुरू से बता रहे हैं कि इथाइलिन का सबसे मेन काम ही वही है कि वो फ्रूट को राइपन करता है, यानी कि फ्रूट को जो हम लोग कच्चा से पकाने वाला काम है वो कौन करता है, इथाइलिन। जब कोई चीज अपने रॉ से मैच्योरेशन यानी कि पकने वाले फॉर्म में ऑलरेडी जा रही है, तो क्या है, उसका अल्टीमेटली एजिंग हो रहा है, उस प्लांट का, उस लीफ का, या उस फ्रूट का, उस फ्लावर का, कुछ भी। तो इथाइलिन प्रमोट्स द सेनेसेंस। सेनेसेंस को डिले कौन कर रहा था, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, लेकिन प्रमोट कौन कर रहा है सेनेसेंस को, इथाइलिन। ठीक है, बाय द रिलीज ऑफ इट्स केमिकल एंड बाय प्रोवाइडिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड बाय कॉजिंग द एजिंग इन द फ्रूट या इन द फ्लावर, in the any other part of the plant। okay, so main function तो एक तो यही होगा, सबसे मेन फंक्शन कि ये फ्रूट को राइपन कराता है, सबसे मेन फंक्शन यही है। इथाइलिन shows various psychological effect। डाइकॉट सीडलिंग में इथाइलिन influences the horizontal growth of seedlings।
स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक, यानी कि सीडलिंग के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। एक्सिस को स्वेल करा के जो सीड का फट के मतलब सीड से जो मेन साइड से प्लूमूल और रेडिकल का निकलना, वो कौन हेल्प करता है? इथाइलिन करता है। इट इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट, देखो फ्रूट राइपेनिंग वाला आ गया ना, हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपेनिंग। इट आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दिस राइज इन रेस्पिरेशन रेट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टेरिक, यानी कि कोई भी फ्रूट ज्यादा पक जाता है किसकी वजह से? इथाइलिन के प्रेजेंस की वजह से। हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड एंड बड डोरमेंसी, देखो जब ज्यादा इथाइलिन रिलीज होता है तो ये सीड और बड डोरमेंसी भी ब्रेक हो सकती है समटाइम्स। Initiation of germination in peanut seed and sprouting of potato tuber is also due to the production of ethylene in plant. जब ये सीड डोरमेंसी ब्रेक कर रहा है या सीडलिंग को प्लूमूल और रेडिकल एक सीड से प्लूमूल और रेडिकल को निकलने में मदद कर रहा है, तो उसी सेम वे में ये जर्मिनेशन को ही ग्रो करा रहा है अगर हम लोग को देखा जाए, क्योंकि सीड से जब प्लूमूल और रेडिकल निकलने लगते हैं बाहर तो वो जर्मिनेशन का एक प्रोसेस है, तो अल्टीमेटली किसमें हेल्प करेगा? जर्मिनेशन में। Deep water rice plant, ethylene promotes rapid internodal and petiole elongation. अब आता है, it proves to be helpful in increasing absorption surface of the plant by promoting growth of root and formation of root hairs. Root और root hairs का भी formation कर रहा है. It also stimulates flowering in plant like pineapple, mango and other related plant. देखो इसका जितना भी इफेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें से ज्यादातर क्या है? प्रमोटर्स वाला है, बट इट मेनली एक्ट एज इनहिबिटर। और इनहिबिटर क्यों? क्योंकि अगर मान लो इथाइलिन किसी भी फ्लावर, फ्रूट, प्लांट या किसी भी चीज में ज्यादा रिलीज हुआ, अगर वो यंग स्टेज पे ही है, वेदर इट इज अ बर्ड और वेदर इट इज अ लीफ और वेदर इट इज अ फ्लावर और फ्रूट, ठीक, तो यंग स्टेज में ही ज्यादा इथाइलिन का रिलीज होना मतलब कि वो प्लांट पार्ट पहले से ही मैच्योर हो गया, पहले से ही उसमें क्या आ गई? एजिंग आ गई, और सेनेसेंस क्या हुआ? प्रमोट हो गया। और जब पहले ही एजिंग आ गई तो ये क्या करता है? उस चीज को या उस प्लांट का अर्ली डेथ करा देता है। तो क्या है? ये एक तरह से इनहिबिटर है या एक तरह से कह लो नेगेटिव ग्रोथ का काम करता है, ठीक। देन एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन्स में क्या है? एज इथाइलिन हेल्प इन रेगुलेटिंग दीज many psychological processes in plant, it is also known to be the most widely plant growth regulator in agricultural field. क्योंकि ये दोनों तरह से काम करता है, इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल में कौन आता है? इथाइलिन ही आता है। इथेफॉन, इथेफॉन क्या है? इथाइलिन का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन। दिस टेंड्स टू absorb readily in aqueous solution and transported within the plant. This slowly releases इथाइलिन। एथिफोन क्या है? एक सोर्स है जहां से इथाइलिन रिलीज होता है, और यही एथिफोन को मेनली क्या करते हैं? एक्वा सोल्यूशन डाल के स्प्रे करते हैं प्लांट या प्लांट के पार्ट्स पे। अब इथेफोन क्या है? ऑल्सो नोन टू कंट्रोल फ्रूट राइपेनिंग, यानी कि टमेटोज और एप्पल्स में फ्रूट राइपेनिंग को कौन कंट्रोल करता है? यही। ज्यादा इथेफोन डालोगी तो ज्यादा राइपेन होगा, कम इथेफोन डालोगी तो कम राइपेन होगा। It also helps in accelerating abscission in flowers and fruits, causes thickening of fruits like cotton, cherry, walnut, etc. देखो abscission यानी कि जो पत्तों का झड़ जाना, या अर्ली रूट का, या फ्लावर पूरी तरह से खिला नहीं है और वो झड़ गया, या कह लो पूरी तरह से फ्रूट डेवलप नहीं हुआ है या पका नहीं है वो भी झड़ गया, तो ये किसका काम है? इथाइलिन का ही। Helps in promoting formation of female flowers that enhancing the yield of fruit. Example में cucumber. So this is all about what? Ethylene का function. Last function is abscisic acid. Abscisic acid में क्या है? It is slightly acidic growth hormone that function as growth inhibitor by counteracting with other mentioned growth hormone. कैसे किसे? देखो ये तीनों के साथ कॉन्टरैक्ट होता है, ऑक्सिन के साथ भी, साइटोकाइनिन के साथ भी और गिबरेलिक एसिड के साथ भी। कुछ फंक्शन जो ऑक्सिन करता है उसका अपोजिट एब्सिसिक एसिड करेगा, कुछ फंक्शन जो साइटोकाइनिन करता है उसका अपोजिट करेगा। तो बेसिकली तीनों जो प्रमोटर्स हैं बेसिकली उनके अपोजिट काम कौन करेगा? ये एब्सिसिक एसिड, इनहिबिटर वाला। Thus, like other PGR, abscisic acid also has wide range of effects on growth and development. ज्यादातर की ये नेगेटिव ग्रोथ का काम कराता है। As its production is stimulated under stress, unfavorable conditions such as drought, waterlogging, excessive temperature, etc. So it is known as stress hormone. It acts antagonistically to gibberellic acid. सबसे ज्यादा अपोजिट किसके काम करेगा? जिब्रेलिक एसिड के। जो काम जिब्रेलिक एसिड का होगा उसका अपोजिट किसका होगा? एब्सिसिक एसिड का, ठीक। एंटागोनिस्टिक है, ये वर्ड याद रख लेना, ये लाइन। इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड, ऑल्दो इट इज ऑल्सो एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, बट सबसे ज्यादा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट किसका है? किसके अगेंस्ट है? जिब्रेलिक एसिड के। फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड में क्या क्या है? इट हैज प्राइमरी रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी ऑफ बड एंड सीड। देखो एब्सिशन एंड डोरमेंसी अच्छी चीज है, लेकिन कब? जब एक प्लांट अपना पूरी तरह से लाइफ
या पूरी तरह से लाइफ जी चुका हूँ, एक कह लो कि अपना पूरा जो स्टेज है वो कवर कर चुका हूँ। लेकिन अगर अर्ली एब्सिशन हो गया यंग लीफ या यंग फ्रूट में, या सीड की डोरमेंसी में ही आ गई, तो क्या है, तब ये निगेटिव की तरह इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल सीड का या प्लांट का एब्सिशन होना भी जरूरी है एट अ सर्टेन पॉइंट, जब वो पूरी तरह से ग्रो कर जाए, या जब पूरा फ्लावरिंग हो जाए, या पूरी तरह से फ्रूट राइपन हो जाए। बट अगर उससे पहले कुछ हुआ तो वो क्या है, एक नेगेटिव टर्म है। तो ये रेगुलेट करता है क्या, एब्सिशन एंड डोरमेंसी ऑफ बड एंड सीड। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी इट हेल्प्स द सीड टू विथस्टैंड द डेसिकेशन एंड सी, ये 1 मार्क कहां से आ गया, डेसिकेशन एंड अदर फेवरेबल रिलेटेड टू अनदर फैक्टर्स रिलेटेड टू अनफेवरेबल ग्रोथ। देखो ये क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर जब किसी भी टाइम में या कहीं भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल नहीं है किसी भी सीड के ग्रोथ के लिए, तो सीड में डोरमेंसी लाना किसका काम है, एब्सिसिक एसिड का। वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सीड डोरमेंट स्टेज में रहता है, जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं वापस से वो सीड क्या हो जाता है, ग्रो करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ऑल द फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल देन आल्सो सीड इज नॉट ग्रोइंग, तो ये भी कभी एब्सिसिक एसिड का निगेटिव काम ही है। ठीक, अब आता है इसका दूसरा फंक्शन क्या, इट acts as general plant growth inhibitor and also inhibits metabolism of plant। देखो साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म घटाता है। इट हैज इट्स रोल इन इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करने में इनहिबिट करता है। एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज करके क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस रुक जाता है। उस प्लांट में पर्टिकुलरली प्लांट में वाटर का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा इंडोस्मोसिस होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट की एक्टिविटी अगेन अफेक्ट ही होती है। Also plays important role in seed development and maturation। ठीक है, इसमें मेन फंक्शन ये है, ये वाला और ये वाला कहाँ गया, इनहिबिशन ऑफ सीड, ये थी। Then interaction between growth regulators for the regulation of every phase of growth for differentiation and development process in plants, 2 or more phytohormones are intimately related to each other। इसमें आएगा कि कौन कौन से फाइटोहॉर्मोन्स एक दूसरे से एकदम बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, किस वजह से, क्या किस लिए, सो दैट इनका एक दूसरे के साथ सिनर्जी, एक साथ इफेक्ट क्रिएट कर सके। जैसे कहते हैं ना, एक से भले दो लोग होंगे तो जल्दी काम होगा, तो सेम वे इंटरेक्शन बिटवीन दिस ग्रोथ हार्मोन क्रिएट बेटर ग्रोथ अवेलेबिलिटी फॉर द प्लांट। ठीक है, ज्यादा ग्रोथ की अवेलेबिलिटी होती है, ज्यादा डेवलपमेंट का चांस होता है जब सारे ग्रोथ हार्मोन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा है जो इंटर रिलेट करके कौन कौन सी एक्टिविटी जल्दी हो जाती है, कौन कौन सी एक्टिविटी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। These can either act as synergistically or antagonistically। Antagonistically में antagonistic इफेक्ट कौन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिड का है, और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट किसका किसका है, ऑक्सिन का एंड साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, काम सभी करते हैं, बट कैसे कैसे करते हैं। Every PGR has one or the other role to play। Likewise, there are also number of events in the life of plant where more than one PGR is involved to affect that particular event to takes place। ठीक, तो कौन कौन से है, dormancy of seeds and bud is mostly due to abscisic acid while it is broken down by gibberellins। देखो कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। डोरमेंसी कौन कॉज कर रहा है, एब्सिसिक एसिड, और उस डोरमेंसी को तोड़ कौन रहा है, जिब्रेलिक एसिड। देन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दोनों ही एंटागोनिस्टिक देखो यहाँ पे भी वही चीज है, एंटागोनिस्टिकली कंट्रोलिंग एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को कॉज करता है, और साइटोकाइनिन क्या करता है, उसको रोकने में मदद करता है, यानी कि ओवरकम करने में मदद करता है। ज्यादा एपिकल डोमिनेंस ना हो या ज्यादा बड का फॉर्मेशन ना हो, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, साइटोकाइनिन। आता है सेनेसेंस। सेनेसेंस इज प्रिवेंटेड बाय बोथ ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, लेकिन इट्स स्टिमुलेशन इज डन बाय एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जल्दी सेनेसेंस कॉज करेगा, और सेनेसेंस को रोकता कौन है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अब आता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन भी एक्ट सिनर्जिस्टिकली प्रोमोटिंग सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन की बात आएगी कि ऑक्सिन साइटोकाइनिन दोनों साथ में काम कर रहे हैं। सेनेसेंस की बात आएगी तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन तब भी साथ में काम करके उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करता है, उसको बढ़ाता है। देन आता है एब्सिसिक ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल बड डोमिनेंस को बढ़ावा देता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, उसको कम करता है। देन डोरमेंसी वाला एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी क्रिएट करता है, जिब्रेलिन क्या करता है, डोरमेंसी तोड़ता है। तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, सारे के सारे प्लांट हार्मोन एक दूसरे से। ठीक, सीड डोरमेंसी अगेन वही सेम चीज है, डिफाइन एज इनएक्टिव स्टेट ऑफ अ सीड ड्यूरिंग डोरमेंसी ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो रिमेन्स सस्पेंडेड एंड डज नॉट रिज्यूम इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। It could be due to various factors like impermeability of seed coat to water, oxygen and chemicals,
मैकेनिकल रिजल्टेंट ऑफ सीड कोट, इमेच्योर एम्ब्रियो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। तो सीड डोरमेंसी किस किस वजह से हो सकती है ये बताया है। और क्या होता है सीड डोरमेंसी? इनएक्टिव स्टेट ऑफ द सीड वेयर अ सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट इवन इफ ऑल द फेवरेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन आर अवेलेबल। हर एक फेवरेबल कंडीशन जो जर्मिनेशन के लिए चाहिए होती है वो सारी चीज अवेलेबल है, उसके बावजूद भी अगर सीड ग्रो नहीं कर पा रहा है, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज सीड डोरमेंसी। क्यों क्यों होता है? या तो सीड कोट को रप्चर नहीं कर पा रहा है, या तो उसमें कोई केमिकल की इनएक्टिविटी है, या तो इमेच्योर एम्ब्रियो है। तो बहुत सारा रीजन है, या तो एब्सिसिक एसिड ज्यादा रिलीज हुआ है, ठीक। तो बहुत सारे रीजन की वजह से सीड डोरमेंसी क्रिएट होती है। मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी: यूज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम को डालते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स जैसे कि एब्सिसिक एसिड को डिस्ट्रक्ट करना, यूजिंग हीट, लाइट या ऑक्सीडेशन, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, सीड कोट बाय माइक्रोबियल एक्शन, खुद से हाथ में लेकर के, माइक्रोबियल एक्शन मतलब खुद से उसको सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना हाथ से, सीड कोट को ये हटा देते हैं। यूज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स लाइक साइटोकाइनिन, जिबरेलिन एंड ऑक्सिन, वो भी क्या करता है? सीड डोरमेंसी ब्रेक करता है। Sacrification, which makes seed coat soft and weak, it is done by using acids, alcohol and knives. By stratification, which involves exposure of seed to low temperature and oxygen. Biological significance क्या होता है? In viable stage for long period of time like desert, dormant stage are mean of survival, dormancy is acids in dispersal over long distances। देखो biological significance क्या कह रहा है कि जब सीड डोरमेंट स्टेज में होते हैं तो उनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। डेजर्ट्स वगैरह में एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन रहता है, उस टाइम में भी क्या होता है? सीड डोरमेंसी का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक। अब आता है ये दोनों फोटोपेरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। दीज आर नॉट इन योर सिलेबस इन दिस एनसीईआरटी, दिस ईयर्स एनसीईआरटी सिलेबस। हाउएवर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल कि फोटोपेरियोडिज्म क्या होता है और वर्नलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फोटोपेरियोडिज्म क्या होता है? फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए प्लांट्स रिक्वायर सर्टेन डे लेंथ, दैट इज रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। इसका लाइट का कुछ अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, चाहे वो नाइट में हो चाहे वो डे में हो, उनको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है फॉर देयर ग्रोथ। सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटोपेरियोडिज्म। द प्लांट या दोज प्लांट्स व्हिच नीडेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट इन देयर डे और नाइट लाइफ, दैट पीरियड या दैट अमाउंट ऑफ लाइट इज या दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटोपेरियोडिज्म। The period of such a day when light is available to the plant is called as photoperiod, and this response of exposure of plant to periods of day or night is called as photoperiodism। यानी कि लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स करना प्लांट के ग्रोथ के थ्रू, वो क्या कहलाएगा? फोटोपेरियोडिज्म। इसी के बेसिस पे क्या बना है? लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट बना है। शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है? दे फ्लावर व्हेन एक्सपोज्ड टू डे लेंथ, यानी कि जब दिन भर उसको धूप में रखा जाए तब। कुछ प्लांट क्या होते हैं? दे फ्लावर व्हेन एक्सपोज्ड टू द डे लेंथ। Okay, so I'm just going to leave it up to here only. Photoperiodism मैंने बता दिया। अगेन एक वर्नलाइजेशन का भी डेफिनेशन सुन लो, बस डेफिनेशन सुन लो। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं that requires a certain amount of low temperature to develop, यानी कि कुछ ठंडी में ही कुछ प्लांट होते हैं जो ग्रो करेंगे, ठंडा जब उनको मिलेगा, कोल्ड इन्वायरमेंट मिलेगा। So that phenomenon is known as vernalization. The temperature also affect the flowering and vital phenomena, and there are some plants which do not flower until they are not exposed to low temperature. That is, they depend either qualitatively or quantitatively on exposure to low temperatures to flower. यानी कि जब कोई भी लो टेम्परेचर आएगा, यानी कि बिलो 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर आ रहा है, in that amount of temperature वो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। So that phenomenon is known as vernalization. These two definition can be asked, that why I've told you. Otherwise, these are not in the syllabus of NCERT. So this much is for today's class. We'll see you tomorrow. Okay.